आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, ईमानदारी से अपना टैक्स भी पे कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि सारी टेंशन खत्म हो गई। तो ज़रा रुको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपकी केवल इंडिया की इनकम और असेट्स के ऊपर ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की असेट्स और इनकम के ऊपर भी नज़र रखता है। और अगर आपने अपनी इंडिया के बाहर की कोई असेट अपनी इंडिया की आईटीआर के अंदर रिपोर्ट नहीं किया एज अ रेजिडेंट, तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अभी रिसेंटली कई सारे टैक्स पेयर को ये इंटीमेशन आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है ये जानकारी है कि आपकी इंडिया के बाहर कोई असेट है, बट आपने उसको अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है। और अगर वो आप डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं आईटीआर के एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में, जो कि होता है शेड्यूल FA, शेड्यूल फॉरेन असेट्स। इसके अंदर दो मेन चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं। फर्स्ट, अगर इंडिया के बाहर कोई फॉरेन असेट आपने हेल्ड की हुई है, असेट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक अकाउंट, आपके शेयर्स, ये सब आते हैं, या फिर आपको फॉरेन से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो इन दोनों ही केसेस में शेड्यूल FA के अंदर उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेड्यूल FA से आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो आपका टैक्स तो उससे चेंज नहीं होगा, बट डिस्क्लोजर जो होता है वो मैंडेटरी होता है। अगर आप डिस्क्लोजर नहीं दोगे सही से, तो ब्लैक मनी एक्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी के भी प्रावधान हैं ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, जो कि आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग आपको शेड्यूल FA के अंदर करनी होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें फॉरेन से, अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है, इंडिया के बाहर से अगर आपको कोई सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी को आपको रिपोर्ट करना है अपनी इंडिया के आईटीआर में शेड्यूल FA के अंदर। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या इसको नॉर्मली भी रिपोर्ट सैलरी के हेड के अंदर भी रिपोर्ट करना होगा? जी हाँ, इसको आप अपनी सैलरी हेड के अंदर भी रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा एक शेड्यूल FSI होता है, आप वहां पर भी इसको रिपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ शेड्यूल FA जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे भी रिपोर्ट करेंगे। टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो केवल सैलरी हेड से होगी, और शेड्यूल FSI में और शेड्यूल FA में ओनली रिपोर्टिंग पर्पस, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने इंडिया के बाहर ऑलरेडी उस पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है, आपको जो सैलरी मिलती है वो विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके मिलती है, तो इंडिया में देयर आर प्रोविजन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप टैक्स रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेड्यूल TR एंड फॉर्म 67 फाइल करना होता है। उसके बाद चलेंगे ई-शॉप्स एंड RSU। अगर आपको इंडिया के बाहर से ई-शॉप या RSU मिले हैं फॉरेन कंपनी से, तो वो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने होते हैं, आपने हेल्ड किए हैं अगर। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेड्यूल FA जो होता है इसके अंदर जो असेट्स की रिपोर्टिंग होती है वो 31 दिसंबर 2024 तक की होगी। यहाँ पर ये रिपोर्टिंग जो आपने अभी लेटेस्ट अपनी आईटीआर फाइल की है उसके अंदर, बिकॉज इंडिया के बाहर जो है वो कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसमें जो असेट्स की रिपोर्टिंग होती है वो इस पीरियड तक की होती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने किसी पुराने ईयर में भी वो असेट्स है और अभी भी आपने वो होल्ड की हुई है, उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पर इस वाले शेड्यूल फॉरेन असेट्स के अंदर की जाती है। अगर आपने 3 साल पहले जो है ई-शॉप्स लिए थे और अभी तक आपने वो होल्ड करके रखे हुए हैं, तो जो 3 साल पहले आपने वेस्ट किए थे RSU, उसको आपको पूरे 3 सालों में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और फ्यूचर में जब तक आप अपने पास हेल्ड करके रखेंगे तब तक आपको फॉरेन असेट शेड्यूल के अंदर उसको रिपोर्ट करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आपको कोई इनकम मिलती है, जिसमें कि आपको यूट्यूब से, फेसबुक से, मेटा से, ट्विटर से, एक्स से कोई भी पेमेंट आती है, तो वो फॉरेन सोर्स इनकम होती है, वो आपको अपनी रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम में रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको शेड्यूल FSI में भी रिपोर्ट करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको शेड्यूल FA की टेबल G के अंदर भी रिपोर्ट करना होता है, जो इनकम आपको इंडिया के बाहर से रिसीव हो रही है वो। फॉरेन स्टॉक्स की अगर बात करें तो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स। आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हेल्प से आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इंड मनी हो गया, वेस्टेड हो गया। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो ध्यान रखिए कि शेड्यूल FA के अंदर उसकी रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई है सही से। डिविडेंड अगर आपको उन स्टॉक्स में मिला है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना होता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी हेल्ड की है, इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड की है, वर्डिंग्स को नोट कीजिएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आपने परचेज की है, दैट वुड आल्सो बी रिपोर्टेड। बट अगर कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड की हुई है आपने, इवन दो आपने वो 5 साल पहले खरीदी है, तब भी आपको वो रिपोर्ट करनी होगी अपने हर ईयर के FA शेड्यूल के अंदर। सो दीज आर सम निटिग्रिटीज दैट यू मस्ट नो वाइल फाइलिंग दिस फॉर्म। सो किसी प्रोफेशनल से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा इफ़ दिस शेड्यूल इज़ एप्लीकेबल ऑन यू, बिकॉज देयर आर मेनी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व इन दिस शेड्यूल। उसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट से अगर आपको इनकम होती है तो दैट वुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन योर टेबल नंबर G होता है, टेबल G होती है शेड्यूल FA की। फ्रीलांस वर्क करते हैं अगर आप, तो कई सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जो इंडिया के बाहर अपनी सर्विसेज को सर्व करते हैं थ्रू अपवर्क और फीवर
या देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स जिसकी हेल्प से आप इंडिया के बाहर सर्व कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ से सर्विस की इनकम मिलती है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाता है, एंड वो भी आपके शेड्यूल फॉरेन असेट्स के अंदर भी जाता है, शेड्यूल एफएसआई के अंदर भी जाता है, एंड जो भी रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम है वहाँ पर भी वो रिपोर्ट किया जाता है। फॉरेन बैंक अकाउंट अगर आपने होल्ड किया हुआ है वो भी रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। कई बार इंडिया में स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, एंड इंडिया के बाहर जब वो पढ़ते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे ओपन देयर बैंक अकाउंट इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, तो वो अकाउंट भी आपको रिपोर्ट करना होगा। तो उसको या तो आप क्लोज करवा दो वहाँ पर तो ज़्यादा बेटर है, अगर वो आपने हेल्ड किया हुआ है तो आपको वो अपने ITR के FA में रिपोर्ट करना होगा। एंड शेड्यूल FA इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज़ अगर आप अपनी फॉरेन की किसी असेट्स को या इनकम को रिपोर्ट नहीं करते हैं ITR के अंदर शेड्यूल FA के थ्रू। नाउ मूविंग फर्दर, हाउ टू रिपोर्ट योर फॉरेन इनकम या फॉरेन असेट्स को रिपोर्ट कैसे करना है। सो अगर आपको कोई फॉरेन से इनकम हो रही है, लेट्स सपोज आपको यूट्यूब से इनकम हो रही है, फ्रीलांसिंग से इनकम हो रही है, तो वो कैसे रिपोर्ट की जाती है। सबसे पहले आपको अपने हेड ऑफ इनकम में आइडेंटिफाई करना है। अगर वो बिजनेस इनकम है तो आप PGBP में रिपोर्ट करेंगे, अगर वो अदर सोर्सेज की इनकम है तो अदर सोर्सेज में रिपोर्ट करेंगे, एंड उसमें रिपोर्ट करके आपके टैक्स में वो ऐड हो जाएगा और टैक्स की कैलकुलेशन आपकी की जाएगी। उसके बाद देयर इज अ शेड्यूल विच वी कॉल्ड FSI, फॉरेन सोर्स इनकम शेड्यूल होता है, उसमें भी आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी शेड्यूल, जो भी आपको फॉरेन से इनकम हो रही है। शेड्यूल FSI इज ओनली फॉर इनकम, असेट इसमें रिपोर्ट नहीं होती है। जो भी इनकम फॉरेन से होती है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, और जो ड्यूरिंग द ईयर इनकम हुई है वो आपको यहाँ रिपोर्ट करनी होती है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि शेड्यूल FSI जो होता है वो आपका 31 मार्च में जो एंड हो रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर आपको इनकम हुई है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है शेड्यूल FSI के अंदर, और INR में इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर की जाती है। उसके बाद बारी आती है DTA की, बिकॉज आप इंडिया में भी उस पर टैक्स दे रहे हैं और देयर आर चांसेस कि वो जो इनकम है उस पर इंडिया के बाहर भी टैक्स लगाओ तो वहाँ पर डबल टैक्सेशन आ जाता है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है इंडिया में टैक्स रिलीफ दिया जाता है, एंड उसके लिए यू नीड टू फिल अ फॉर्म, शेड्यूल होता है जिसके लिए शेड्यूल TR जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ फॉर्म 67 होता है जो आपको फाइल करना होता है। आफ्टर दैट आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिरर करनी होती है इन शेड्यूल नंबर FA के अंदर भी। कई बार यहाँ पर लोग मिस्टेक कर देते हैं कि फॉरेन असेट्स को वो केवल असेट्स के लिए रखते हैं, बट अगर आप उस शेड्यूल को ध्यान से पढ़ेंगे सो कंप्लीट हेडिंग ऑफ दैट शेड्यूल FA इज़ फॉरेन असेट्स एंड इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो इसीलिए आपको इनकम भी रिपोर्ट करनी होती है, मतलब रिपोर्ट डिस्क्लोज करनी होती है, एंड फॉरेन असेट्स भी यहाँ पर डिस्क्लोज करने होते हैं ना। ओनली चेंज जो आता है वो ये आता है कि इनकम आपको केवल उसी ईयर की रिपोर्ट करनी है। व्हेन यू आर रिपोर्टिंग द इनकम तो आप उसी ईयर की इनकम रिपोर्ट करेंगे, और जब आप फिक्स असेट्स रिपोर्ट करते हैं तो जो भी असेट आपने हेल्ड किए हुए हैं, दैट मीन्स अगर वो प्रीवियस ईयर की परचेजेस भी हैं तब भी आपको वो अपने शेड्यूल FA के अंदर एज असेट्स रिपोर्ट करनी होती हैं। और जो असेट्स जनरली रिपोर्ट होती हैं शेड्यूल FA के अंदर, उनका जो ईयर चलता है वो एंडिंग 31 दिसंबर चलेगा। तो 31 दिसंबर 2024 जो ईयर एंड हो रहा है, ये आपको जो है वो ध्यान रखना होता है कि इससे पहले पहले जो भी आपने असेट हेल्ड किया है दैट वुड बी रिपोर्टेड इन शेड्यूल FA। उसके बाद असेट डिस्क्लोजर की बात करें तो असेट डिस्क्लोजर जो होती है वो आपका सबसे पहले फॉरेन बैंक अकाउंट है, ये आपको डिस्क्लोज करना है। फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, ई-शॉप्स और RSU, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो आपको डिस्क्लोज करने होते हैं। नाउ ये असेट जो जाते हैं वो आपके एक तो शेड्यूल FA के अंदर जाएंगे, FA के अंदर आपको रिपोर्ट करने होते हैं, प्लस अगर आपके ऊपर शेड्यूल AL रिपोर्ट मैंडेटरी है। AL जो है वो बेसिकली 1 करोड़ की वहाँ लिमिट होती है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको शेड्यूल असेट एंड लायबिलिटी उसको हम बोलते हैं, तो शेड्यूल AL आपको फाइल करना होता है। तो शेड्यूल AL में भी आप उसको रिपोर्ट करेंगे, प्लस अगर वो फॉरेन असेट है तो शेड्यूल FA का पार्ट भी वो बनेगी। और शेड्यूल FA इज ऑल्सो टेक्निकल शेड्यूल जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द टेक्निकल फॉर्म्स जो कि आपको बहुत ध्यान से फिल करने होते हैं। नाउ मूविंग टू एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है पेनल्टी। अगर आप शेड्यूल FA फिल नहीं करते हैं और आपने इंडिया के बाहर कोई असेट होल्ड की हुई है, सो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। 42 के अंदर सेक्शन 42 होता है जहां पर अगर आपने ITR फाइल ही नहीं की है, और अगर आपने ITR फाइल किया और डिस्क्लोज नहीं किया तो 43 के अंदर पेनल्टी लगती है, और 10 लाख रुपीज़ की फ्लैट पेनल्टी का प्रोविजन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल है? जी हाँ, देयर आर रिलैक्सेशन अवेलेबल। तो अगर आपकी स्मॉल वैल्यू असेट है, यानी अगर 20 लाख से कम की वो असेट है, तो उस केस में आपको जो है पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 20 लाख की लिमिट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगती है। सो अगर आपने दुबई में कोई लेट्स सपोज पेंट हाउस लिया है, आप दुबई में पेंट हाउस 20 लाख से कम का तो आएगा क्या, बट फिर भी हाइपोथेटिकली अगर आपने ले लिया 15 लाख का लेट्स सपोज उसकी आपने लिया है, तो उस केस में पेनल्टी जो है आपके ऊपर लगाई जाएगी, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती है।
सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, वो तो रिपोर्ट करना मैंडेटरी ही है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और असेट है, जैसे आपने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और लेट सपोज आप उसको शेड्यूल एफए में डालना भूल गए, तो देयर इज अ रिलैक्सेशन अवेलेबल कि वहाँ पर आपकी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेट सपोज आप इंडिया के बाहर गए, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने वहाँ एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और थोड़ा बहुत बैलेंस वहाँ बचा हुआ था आपका, एंड वो आपने अपने शेड्यूल एफए में रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में भी अगर 20 लाख के अंडर है जो असेट की वैल्यू है, तो आपके ऊपर वहाँ पर भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ब्लैक मनी एक्ट की 10 लाख रुपीज़ वाली पेनल्टी जो है ये नहीं लगाई जाएगी उस केस में। उसके अलावा अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो तब भी आपके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर, उस केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर आप जो है रिपोर्ट करना भूल गए हैं तो अभी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है रिवाइज ITR फाइल करने का। आप रिवाइज ITR फाइल करके इन सभी को डिस्क्लोज कर सकते हैं अपनी ITR के अंदर, एंड शेड्यूल FA, शेड्यूल FSI, जो भी रिक्वायर्ड शेड्यूल्स हैं उसको आप ज़रूर करेक्टली फिल कीजिए। किसी प्रोफेशनल की हेल्प आप ले सकते हैं। आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट। उसके बाद में वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर इंडिया की ट्रांजैक्शन तो चलो SFT या AIS के थ्रू पता चल जाता है, कि इंडिया के बाहर की ट्रांजैक्शंस पता कैसे चलती है गवर्नमेंट को? सो देयर आर सर्टेन टूल्स जिसकी हेल्प से जो है डेटा एक्सचेंज होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स। तो एक होता है फटका, यूएस के रिस्पेक्ट में फटका काम करता है, जो जिसको हम बोलते हैं फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो होता है, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डेटा एक्सचेंज होता है। एंड यूएस के अलावा ग्लोबल लेवल पर काम करता है CRS, जिसको हम कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है डेटा एक्सचेंज होता है बिटवीन टैक्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, जैसे यूएस का IRS है, तो इनके बीच में डेटा एक्सचेंज होता है और जो भी एसेट आपने वहाँ हेल्ड की हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया में दी जाती है। सो इस तरीके से डेटा एक्सचेंज होता है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं की है सो यू स्टिल हैव द टाइम, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉगिन करके, अभी आपके पास टाइम है, आप लॉगिन करके रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं और कंप्लायंसेस को पूरा कर सकते हैं, इस पेनल्टी से बच सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने अपने प्रैक्टिकल कोर्स इन ITR के अंदर इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ और डिटेल में आपको फॉर्म फाइलिंग, उसकी वर्किंग, पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन ITR लिया हुआ है उसमें आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा। अगर नहीं लिया एंड यू वांट टू लर्न दोज थिंग्स प्रैक्टिकली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक आउट अवर कोर्सेज। If you want services, if you want to file your revised ITR, तो उसके लिए भी you can always contact us. Thank you so much guys for joining today's session. Have a great time. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Bye bye. Take care.